नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। वकील आपका हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब हम देते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व डीजीसीए, और जो है और तमाम सवालों के जवाब आप इनसे ले सकते हैं, जैसा कि हमेशा की तरह आप लेते भी हैं। नंबर्स ऊपर लगातार देखिए फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि वकील साहब, जो किसानों की हाल फिलहाल हमने देखी, बहुत चर्चाएं हुई, जबरदस्त तरीके से हमने देखा कि आंदोलन भी हुआ, कई किसान सहमत भी नजर आए, कई किसान सड़कों पर भी नजर आए। दोनों चीजें देखने को मिली। किसानों को लेकर बिल आया जो बिल कानून की शक्ल ले चुका है। इस बिल के बारे में हम बात करें जो कानून की शक्ल ले चुका है, ये किस तरह से किसानों को फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल किसानों के वेलफेयर के लिए बनाया, इस बिल में बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स जो लॉ के फॉर्म में हैं, उसके अकॉर्डिंग किसानों को जो किसानों का हित लाभ होना चाहिए, इस बिल के माध्यम से है। इस बिल का जो प्रॉपर नेम है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें किसानों का जो प्रोडक्ट है, यानी किसानों ने जो मेहनत करके अनाज की उपज की और उसको जो विक्रय करने का प्रोसेस था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उस प्रोसेस में किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा उनको नहीं मिलता था। बहुत सारे टैक्सेस थे, उन टैक्सेस का उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती थी। कभी जो बाजार है उस बाजार के लोकल टैक्सेस उनके ऊपर लग जाते थे। तो इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद किसान को जो फायदा वास्तविकता में मिलना चाहिए उसके अपने उत्पाद का, वो नहीं मिलता था। इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस हुई और इस बिल को लाने के बाद इसमें किसान के ट्रेड के लिए, यानी किसान का जो उत्पाद है उसके विक्रय के लिए, वो चाहे प्रदेश के अंदर विक्रय की बात हो चाहे प्रदेश के बाहर विक्रय की बात हो, ऑल ओवर इंडिया में जो भी सेल परचेज किसान के किसी भी प्रोडक्ट की होगी, वो इस बिल के आने के बाद एक आसान तरीके से होगी। और इसमें जो बिचौलियों का रोल है, जो मीडिएटर्स का रोल है, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। और जो फायदा सरकार से, जो फायदा क्रेता से मिलना चाहिए किसान को, वो प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, यानी सीधे प्राप्त हो रहा है। इस बिल में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में जो सेक्शन है, सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है स्पेसिफिक कि जो फार्मर है, जो फार्मर के साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सेल परचेज की प्रोसीडिंग्स करते हैं, या जो ट्रेडर हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, उन सबके बीच में एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके वेलफेयर के लिए होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के वेलफेयर के लिए होगा। इसी प्रकार इसमें जो ट्रेड करने का एरिया है, पहले एक प्रिस्क्राइब एरिया होता था कि किसान अपने गांव घर से चला और सिंपल एक जो उसकी मंडी है लोकल, उस मंडी में जाकर उसने दे दिया। उस मंडी में देने के बाद जो भी उसको प्राप्त हुआ वो उसका न्यूनतम इनकम होती थी, जिससे उसका सर्वाइवल नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हर किसान को उसका वास्तविक मूल्य मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, जो ग्रुप्स थे, जो सोसाइटीज थी, जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज थी, जो किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज को विक्रय करती थी, वो मैक्सिमम बेनिफिट ले लेती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल पे उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। सेक्शन 4 में जो प्रोविजंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिल में। उसमें कहा गया कि जो भी इंडिविजुअल फार्मर है उसके पैन की जरूरत नहीं है, यानी उसको इनकम टैक्स के में अपना डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो सोसाइटियां हैं, जो फर्म्स हैं, जो इनके अनाजों की ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो अपने यहाँ भंडारण करते हैं, उन सबको इनकम टैक्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया। पैन उन्हें लेना है, उनको रिटर्न अपना देना है, उनको अपना ऑडिट भी कराना है। और इसके साथ साथ जो सेक्शन 7 में प्रोविजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हर ट्रांजेक्शन की इंटीमेशन देनी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोर्टल हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उन पे उनको इंटीमेशन देनी है कि हमने किसान द्वारा उत्पादित माल का
इस तरीके से सेल किया है, इसका ये बिजनेस किया है, इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्पज है वो गवर्नमेंट का पर्पज सिर्फ इतना है कि जो फायदा है वो फार्मर को डायरेक्टली मिले और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती रहे, जो अभी तक नहीं होता था। इसी वजह से कुछ जगह लोगों ने इसको स्वीकार किया और कुछ कॉर्पोरेट्स ने, कुछ फर्म्स ने इसका विरोध भी किया, जिनके समर्थन में किसानों ने भी अपना प्रदर्शन किया। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस बिल की बात करते हैं तो इस बिल में जो ट्रेड के लिए फैसिलिटीज दी गई हैं, जो इस बिल में फार्मिंग के लिए फैसिलिटीज दी गई हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फार्मर के फेवर में हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताना चाहूँगा, इस तरह के बिजनेस में बहुत सारे डिस्प्यूट पहले हुआ करते थे। उन डिस्प्यूट पे किसान को कमजोर माना जाता है, इसलिए जो बिजनेसमैन होते थे वो अपनी पॉलिसीज को चलाते थे और किसान अपनी छोटी इनकम को करने के बाद शांत हो जाता था। लेकिन इस बिल में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में, वो सब प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी इसमें एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, एक अथॉरिटी, रेगुलेट अथॉरिटी है, रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया गया है। उस अथॉरिटी का जो अथॉरिटी में चेयरपर्सन होंगे वो उस जिले के एसडीएम होंगे, उप जिला मजिस्ट्रेट होंगे और उनके साथ में जो कमेटी का गठन होगा उस कमेटी में यदि कोई ग्रीवांस है तो जो फार्मर है उसके लोग भी होंगे और जो ट्रेडर है या जो बिजनेसमैन है उसके लोग भी होंगे। इस तरीके से उस कमेटी द्वारा जो भी कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, विवाद को निस्तारण करने की आपसी सहमति से जो प्रोसीडिंग की जाएंगी, वो प्रोसीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो छोटे छोटे विवाद होते थे किसानों और व्यापारियों के बीच में, वो विवाद जल्दी से जल्दी खत्म होंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा है या स्टेट गवर्नमेंट की मंशा है वो पूरी तरह से पूर्ण होगी कि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उनका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो प्राप्त हो। इसलिए इस बिल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपने व्यू हैं वो व्यू सकारात्मक रूप से फार्मर के वेलफेयर के लिए एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो साफ तौर पे धर्मेश जी ने बताया कि किस तरह से ये बिल किसानों को राहत पहुंचाएगा, उनके लिए किस तरह से ये मार्केट खोलता है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई। जी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि विवाद हर जगह देखने को मिलता है, अगर किसानों और व्यापारी के बीच विवाद होता है तो किसानों के पास क्या अधिकार उनको देता है, और खासकर क्योंकि व्यापारी भी व्यापार कर रहे हैं, उनके पास इस बिल के माध्यम देखा जाए तो किस तरह के अधिकार होते हैं? देखिए, पहले जो किसान और व्यापारी यानी वो फर्म हो, सोसाइटी हो या कोई भी कंपनी हो, पहले इनके बीच जो विवाद होते थे उन विवादों के निस्तारण का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। अर्थात जो किसान है वो या तो अपनी रिकवरी के लिए कंप्लेंट करे अथॉरिटी के समक्ष, उस कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग्स ना होने पर वो कोर्ट जा सकते हैं, सिविल प्रोसेस या क्रिमिनल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए आगे अपनी प्रोसीडिंग को करें। इन सारी चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये बिल बनाया, इस बिल के माध्यम से ख़त्म कर दिया। अभी कोई भी सूट किसी भी कोर्ट में नहीं चल सकता है, ये प्रोविजंस हैं इसमें। लेकिन इसके लिए जो ट्रिब्यूनल यानी जो अथॉरिटी का रेगुलेट करने के लिए जिस अथॉरिटी का गठन हुआ, उस अथॉरिटी में एसडीएम को चेयरपर्सन के रूप में ऑथराइज किया गया कि जो कॉन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग्स हैं यानी किसान और व्यापारी उनके बीच में आपसी सहमति से एक बीच का रास्ता निकालते हुए उनके विवाद को डिसॉल्व किया जाए, उनके विवाद को समाप्त किया जाए। और इसमें जो राइट हैं चेयरपर्सन को, वो राइट बहुत दे दिए गए हैं, यानी पेनल्टी दिलाने के राइट भी हैं एसडीएम महोदय को अपने आदेश के माध्यम से। इसमें कंपनसेशन दिलाने के भी आदेश कर सकते हैं अथॉरिटी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब पेनल्टी दिला सकते हैं, कंपनसेशन दिला सकते हैं, तो जो ट्रेडर है यानी जो बिजनेसमैन है उसको इस सर्विस को करने के लिए प्रोहिबिटेड भी कर सकते हैं। ये 3 ऐसे अधिकार मिले इस बिल के माध्यम से अथॉरिटी को जो निश्चित रूप से किसानों के वेलफेयर के लिए हैं। क्योंकि पहले जिन प्रोसीडिंग्स में जिन रिलीफ के लिए किसानों को सालों चक्कर लगाने पड़ते थे या चक्कर न लगाने की वजह से वो अपने घर में ही बैठ जाते थे और जो उनके साथ अनियमितता होती थी उसको स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब इस प्रोसीडिंग के माध्यम से ये समरी ट्रायल ही होगा, लेकिन इस समरी ट्रायल में जो अथॉरिटी को राइट दिए गए हैं बिल के माध्यम से,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि वो पेनल्टी भी कर सकती है। पेनल्टी के साथ साथ वो किसान को क्षतिपूर्ति, यानी कोई उसका अगर लॉस हुआ है तो वो भी पूरा करा सकती है। और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो चाहे तो वो अथॉरिटी जो इस बिजनेस का ट्रांजैक्शन करती है, जो बिजनेसमैन हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन सबको वो इस बिजनेस को करने के लिए प्रोहिबिटेड भी कर सकते हैं, अर्थात रोक भी सकते हैं। तो ये तीनों ऐसे रिलीफ मिलते हैं किसान को जो अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त आधार है। और निश्चित रूप से इससे सरकार और किसान के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो एग्रीमेंट है, इस बिल का पहला वर्ड ही है फॉर्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस। तो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फार्मर को बेनिफिट मिलना चाहिए। एग्रीमेंट कब होता है? एग्रीमेंट फसल से पहले करना होता है। उस फसल से पहले एग्रीमेंट को करने के साथ ही साथ उस फसल का इंश्योरेंस हो, उस फसल के लिए जो भी फाइनेंशियल ग्रुप सपोर्ट करने वाले उनका एश्योरेंस हो, ये सारा कुछ फॉर्मिंग के लिए एक सेट फॉर्मेट बनाया गया है। अभी पहले ये सारा कुछ किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता था कि किससे लोन लेगा, कहाँ पर वो अपने उत्पादन को बेचेगा, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब बहुत ही सिंपल वर्किंग के रूप में इसको कर दिया गया है कि जो भी फसल बोई जा रही है किसान के द्वारा, उस फसल को बोने से पहले ही वो किसी के साथ अपना एग्रीमेंट कर सकता है और उस फसल का एक टेंटेटिव प्राइस भी फिक्स हो जाएगा। जब वो फसल कंप्लीट होगी, उस फसल के उत्पादन के बाद उसका जब विक्रय की बात आएगी तो वो टेंटेटिव अमाउंट में वो तय है पहले से कि किसान को मिलेगा। तो किसान भी अपने आप में निश्चिंत होता है और उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस बिल के माध्यम से वो प्राप्त होते रहते हैं। तो साफ तो देहरादून से वीर एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर जी अपनी बात को रखें। वीर जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। तो शायद वीर जी की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब आपके सामने हैं। आपके जहन में प्रॉपर्टी से जुड़े हुआ कोई मसला हो या किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, मसाइल हो, आप सवाल कर सकते हैं सीधे। तो हमने जाना, जैसा कि सर ने बताया, कि किसानों का जो बिल है, किसानों को लेकर सरकार की तरफ से जो बिल, जो कानून की शक्ल ले चुका है, इससे किसानों के हक हुकूक में उनको कितना फायदा मिलता है, उनको किस तरह के अधिकार मिलते हैं और एक व्यापारी को किस तरह के अधिकार साफ तौर पर मिलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये भी देखते हैं, प्रॉपर्टी जब कोई इंसान खरीदने या लेने जाता है उसके जहन में भी बहुत सवाल होते हैं, जैसा कि आप बखूबी समझ भी रहे होंगे। धर्मेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या देखने की जरूरत है, क्या जांचने की जरूरत है, किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्न की हमारे दर्शकों को बहुत आवश्यकता है। प्रॉपर्टी में दो तरीके से प्रॉपर्टियों को परचेज किया जाता है। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का, अगर हम प्लॉट की शक्ल में ले रहे हैं, अगर हम घर की शक्ल में ले रहे हैं, तो ये देखना होता है कि उस प्रॉपर्टी का जो चेन है, टाइटल की जो चेन है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। यानी जो मालिकाना हक विक्रेता को मिल रहा है, वो मालिकाना हक उसको सही तरीके से प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। और अगर उस चेन में कोई भी कहीं भी ब्रेक है या कहीं कोई डिस्प्यूट है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट टाइटल एंड सेकेंड इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोजेशन। जो टाइटल आपको ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है या अथॉरिटी है, उसका अगर टाइटल क्लियर है तो उसका उस पर्टिकुलर प्रमाइसेस में, उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्टी में उसका फिजिकल पोजीशन है या नहीं है। तो अगर टाइटल क्लियर है, आप पोजीशन क्लियर है, तो दोनों चीज़ें अगर स्पष्ट हैं। और हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात और भी महत्वपूर्ण है कि वो जो प्रश्नगत संपत्ति है जिसको आप क्रय करने जा रहे हैं, वो किसी भी भार दायिन से बंधी हुई तो नहीं है, यानी कहीं प्लस तो नहीं है, उस पर कहीं कोई लोन तो नहीं है, कहीं कोई मॉर्गेज तो नहीं है। इन सारी कंडीशंस को भी देखना चाहिए। उसके लिए सर्च कराने से सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। जब आपके ये तीनों बिंदु स्पष्ट हों, यानी इन तीनों चीज़ों में आप संतुष्ट हों, तब उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए। और अभी प्रॉपर्टियों को परचेज करने के लिए जो लोग फ्लैट की शक्ल में ले रहे हैं, जो लोग अपने रहने के लिए घर की शक्ल में ले रहे हैं,
उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो सोसाइटीज़ हैं या जो ग्रुप्स हैं जो इस तरह की रहने की व्यवस्था करने के लिए डेवलपमेंट करते हुए आगे परचेजर को देते हैं, इसके लिए रेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून के रूप में आया है, जिसको सेंट्रेल गवर्नमेंट ने अभी 2017 में मई में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया इसका, और उसके बाद से इसके बेनिफिट परचेजर को भी मिल रहे हैं और जो प्रोमोटर्स हैं उनको भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ ब्रोकर्स को भी मिल रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको रिप्लाई देना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो प्रॉपर्टी परचेज करते समय 3 बिंदुओं को पहले, जैसा कि मैंने बताया, ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद अगर वो बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है या बिल्डर्स के ग्रुप हैं या प्रोमोटर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बना के दी हैं, तो वो भी एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, इस पर गंभीरता से अवलोकन करने के बाद ही प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए। तो साफ तौर पर प्रॉपर्टी को कैसे परचेज करना चाहिए, और रेरा के बारे में भी धर्मेंद्र जी ने साफ तौर पर बताया कि आप जब भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं आप रेरा की वेबसाइट पे जाके देखिए, उनके प्लान्स को देखिए, तमाम तरह की साफ तौर पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र जी, ये भी एक समस्या देखने को मिलती है, मेरी कोई ज़मीन है और उस ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो मेरे पास क्या अधिकार है, मैं उस क्योंकि संविधान है, कानून हमारे पास है, मैं कैसे लड़ाई लड़ूं अपनी ज़मीन को पाने के लिए और क्या करूं? यदि आपकी ज़मीन का स्वामित्व स्पष्ट और सही है तो आपकी ज़मीन को कोई भी अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं कर सकता है। जो लॉ है, चाहे सीपीसी के प्रोविजंस की हम बात करें, चाहे रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करें, या हम इस तरह के जो एक्ट हैं, हम लघुवाद की बात करें, इन सब अधिनियमों में विशेषतः जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस में जो भी इलीगल ट्रेसपासर हैं यानी अवैधानिक कब्जे धारक हैं, उनको बेदखल करने का प्रोसेस दिया गया है। साथ ही साथ आज के समय में चाहे सरकारी ज़मीनें हों, चाहे व्यक्तिगत ज़मीनें हों या मकानात हों, सामान्यतः देखने को मिलता है कि लोग वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं, अवैध कब्जा कर लेते हैं। उन अवैध कब्जा धारकों को निकालने के लिए भी सही समय पर सही कानून का इस्तेमाल करते हुए बेदखली की कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा प्रतिवादी सिद्धांत दे दिया था अवैध जो कब्जे धारक हैं उनके लिए भी। उसमें जो मालिकाना हक जिसके पास है उसको कोई चिंता नहीं अपनी भूमि की, अपने भवन की, और ऐसी स्थिति में 12 साल से अधिक समय तक यदि कोई व्यक्ति विशेष उसकी जगह पर कब्जा करके रह रहा है तो वो प्रतिकूल कब्जा अधिनियम के अंतर्गत अपने स्वामित्व को उद्घोषित कराने या डिक्लेयर कराने की कार्रवाई भी कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है, यहाँ पर जागरूक रहने की जरूरत है कि जो भी मालिक हैं उनको अपनी भूमि का संरक्षण कैसे करना है, अपने भवन का संरक्षण कैसे करना है, इसमें कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाई को आगे करना चाहिए। और अवैध कब्जे धारक के लिए तो हर स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत हैं जिसमें कहा गया है कि अवैध कब्जे धारक कहीं पर भी ज्यादा समय तक कब्जे धारक के रूप में नहीं रह सकता है, और वो चाहे किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति पर हो चाहे सरकारी संपत्ति पर हो, उसको बेदखल करने के लिए जो कानून है वो एक्सपीडिशनली डिसाइड होना चाहिए। यानी बेदखली के मुकदमे जब आपकी तरफ से किसी के खिलाफ किए जाते हैं तो वो बेदखली के मुकदमों को भी त्वरित निस्तारित होना चाहिए। इस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई प्रतिपादित सिद्धांत हैं 2012, 2017। वो आवश्यकता पड़ने पर एडवोकेट के माध्यम से हर कार्रवाई करने वाला व्यक्ति जान सकता है। तो निश्चित रूप से अवैध कब्जे धारक को हटाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के भी जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। तो कोई भी आज के समय में ये सोचकर कि मैं किसी की जमीन में कब्जा कर लूंगा और अनवरत जीवन भर रहूंगा, तो ऐसी सोच मिथक है, ये सोच टूटने वाली है। इस सोच पर जो कानून है बहुत ही सख्त है, ऐसे व्यक्ति को बेदखल होना पड़ेगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स भी बना रखी, उसकी भी साफ तौर पे आप मदद ले सकते हैं। फिलहाल जैसा कि जी आपने बताया कि रेरा के बारे में बताया, बहुत से लोग हैं जो रेरा के बारे में जानते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रेरा के बारे में नहीं जानते। हम जब रेरा की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें प्लॉट अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें वहाँ पे देखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें इनिशियल तौर पे जानने की ज़रूरत है, और रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना एक बिल्डर के लिए ये बहुत ज़रूरी क्यों है?
देखिए 2017 मई में रेरा जब प्रभाव में आया तो इससे बहुत लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले। इसलिए बेनिफिट मिले कि पहले जो प्रोमोटर्स होते थे या पहले जो परचेजर होते थे, प्रोमोटर और परचेजर के बीच में पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैलिडिटी वो लोग नहीं करते थे, या करते भी थे तो जितने टर्म्स एंड कंडीशन होते थे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रमोटर ऑब्लिक बिल्डर्स के फेवर के ही होते थे। यानी जो फ्लैट देने वाले लोग हैं, जो प्लॉट देने वाले लोग हैं, जो बिल्डिंग देने वाले लोग हैं, उनके पक्ष के ही होते थे। तो जो परचेजर होता था उस परचेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। यानी वो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहा है उसके लिए बैंक से लोन ले लेता था और लोन की ईएमआई भी वो पे करता था, लेकिन बिल्डर से उसको सही समय पर सही तरीके से वो प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती थी और इस बीच में वो किसी तीसरी जगह रेंट पे भी रहता था, तो उसको रेंट भी पे करना पड़ता था, उसको ईएमआई पे करनी पड़ती थी और उसको सही समय पर सही जगह पर उसको क्वेश्चन प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी वो परचेज कर रहा मिल नहीं पाती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को गहनता से अध्ययन करना पड़ा और अध्ययन करने के बाद जो प्रभाव में एक्ट आया उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट हर स्टेट में हो गया है। तो इसमें अब कोई भी एग्रीमेंट होगा, कोई भी अलॉटमेंट लेटर होगा, उस एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर को जो बिल्डर प्रमोटर जो अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उनको रेरा में सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अथॉरिटी के समक्ष अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए उन्हें प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब बिल्डर अप्लाई करेगा उसके 30 डेज के अंदर अथॉरिटी को उस प्रत्यावेदन का, उस रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना होगा 30 दिन के अंदर। और उसका निस्तारण करने के साथ ही उसमें जो भी कंटेंट्स एंड कंटेंट्स को प्रॉपर मेंशन करना होगा। और यदि रेरा अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है तो रिजेक्शन का भी प्रॉपर ग्राउंड उनको देना होगा कि इस आधार पे हम इस एप्लीकेशन को अपने यहाँ रजिस्टर्ड ना करते हुए रिजेक्ट कर रहे हैं। उससे जो एग्रीड बिल्डर और प्रमोटर होगा उसके पास उसकी अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष उसकी अपील करने का राइट भी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो परचेजर हैं और जो सेलर हैं यानी प्रोमोटर्स हैं उनके बीच के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करना चाहता हूँ। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि फिर उसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें कहीं भी कुछ अनियमितता नहीं हो सकती है। जो बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया को बिल्डर को एग्रीमेंट में या जो अलॉटमेंट लेटर से मेंशन करना होगा। सुपर बिल्टअप एरिया है उसको भी मेंशन करना होगा। बिल्टअप एरिया में जो जहां पर यूजेबल एरिया है, जो परचेजर के लिए सिर्फ यूज करने वाला अंदर का एरिया नहीं, वॉल के अंदर साइड का जो एरिया है वो कॉर्पोरेट एरिया की श्रेणी में आता है और उसका जो कैलकुलेशन होगा वो प्रॉपर होगा। उसका रेट, उसका सेल का प्राइस, वो सब कुछ बिल्डर को क्लियर करना होगा। और सुपर बिल्टअप एरिया को भी बिल्डर को क्लियर करना होगा कि इसमें कहाँ पर बालकनी है, कहाँ पर हम गैलरी को इसमें ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर हम जीने के पार्ट को इसमें ऐड कर रहे हैं और उसका क्या कैलकुलेशन है। अभी आगे दर्शकों को मौका मिलेगा तो मैं इस विषय पर भी एक प्रोग्राम रखते हुए सभी दर्शकों को इसके कैलकुलेशन का आधार भी बताऊंगा। तो जो इंपॉर्टेंट है कि सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया इसको क्लियर करना होगा। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। जब बिल्डर ऑब्लिक प्रमोटर किसी प्रोजेक्ट को बनाने जाते हैं तो वो लैंड के टाइटल के पेपर्स देते हैं, वो सारी एनओसीज देते हैं, वो मैप का सबमिशन करते हैं अथॉरिटीज के समक्ष और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में कंप्लीशन वो एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिस सर्टिफिकेट में उनको वर्क को प्रमोट करने के राइट मिल जाते हैं। उसके बाद उनका वर्क जब कंप्लीट होने लगता है तब वो आगे के प्रोसेस में आते हैं, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, इसका अथॉरिटी से मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाता है। इसी के साथ में उनको एक सर्टिफिकेट और बहुत महत्वपूर्ण है जो
डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे लेना होता है कि यहाँ पर जो भी हमने फैसिलिटीज दी हैं वो फैसिलिटीज टोटल कंप्लीट हैं। इसके साथ ही साथ जो परचेजर होगा, यानी जो परचेजर बिल्डर से परचेज करते समय एग्रीमेंट करेगा, उस एग्रीमेंट में पहले क्या होता था कि जो प्रमोटर और बिल्डर हैं वो किसी से पैसा लेने के बाद उनका जो, अगर उनकी तरफ से पेमेंट सही समय से नहीं होता था तो उनसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर लेते थे और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करने लगते थे। लेकिन अभी रेरा के आने के बाद वो जो इंटरेस्ट का क्लॉज है वो क्लॉज अगर परचेजर पर लागू होता है तो वो सेलर पर भी लागू होता है। यानी सही समय पर अगर प्रमोटर और बिल्डर ने, ठीक है। कुछ दर्शक जुड़ गए, मैं चाहूंगा उसके लिए। बरेली से राम एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राम जी अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा अपनी पूर्व पत्नी के साथ में कई सारे केसेस चल रहे हैं। इस संबंध में बातचीत ये करनी थी कि मेरा अपनी पत्नी से एक्स पार्टी डिवोर्स हो चुका है और सर 127 के केस में बरेली कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया रुपए को बढ़ाने वाला। मेरी बच्ची भी एक है, उन्होंने पैसे बढ़ा भी दिए। इसके बाद मेरी पत्नी डिवीजन में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गई। हालांकि सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है केस में हमारे कि अप्रैल 2018 में बरेली कोर्ट ने डिसीजन दिया और मई 18 में वो जॉब पर थी और जुलाई 18 में उसने वहां पर केस किया हाई कोर्ट इलाहाबाद में। जबकि वो जॉब पर थी, उसने इसके अंदर ये लिखवाया था कि मैं जॉब पर नहीं हूँ, ना मैं कोई काम करती हूँ। मतलब उसने झूठा शपथ पत्र दिया कोर्ट में सर, लेकिन झूठे शपथ पत्र तो कोई नहीं सुनता। सबके सब केवल पैसों पर चलते हैं कि पैसे इतने कम बने हैं, ज्यादा बने हैं। जब वो सर जॉब पर है तो उसे क्यों पैसे मिलने चाहिए। और दूसरा सर, मैं ये कैसे उससे छुटकारा पाऊं कि मैं अपनी पत्नी पैसे नहीं देना चाहता। बच्ची मेरी है, मैं देना चाहता हूँ पैसे, हालांकि वो लोग मुझे बच्ची से मिलने नहीं देते, ना बातचीत करने देते हैं। सर इसका भी उपाय बताइए। और तीसरी बात सर, मैं अपने केस को खुद लड़ना चाहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या मैं अपने केस को खुद लड़ सकता हूँ, नहीं लड़ सकता हूँ? और एक सर अपना नंबर भी अगर आप मुझे दे दें, कॉन्टेक्ट नंबर, तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, आपके दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपकी पूर्व पत्नी से आपका डाइवोर्स हो चुका है, यानी डिक्री आपकी डाइवोर्स की हो गई है, तो आपकी पत्नी यदि कहीं पर जॉब करती है, यानी उसके भरण पोषण का एक जरिया है, तो निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर 125 के बाद 127 में जो मेंटेनेंस की अमाउंट को इंक्रीज किया गया, वो आपकी तरफ से अगर प्रॉपर डिफेंस किया जाता तो मुझे लगता है कि इस तरह के आदेश नहीं होते। इसके बावजूद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिवीजन है, उस रिवीजन में भी आपको एक्सपीडिशली रिवीजन को डिसाइड कराना चाहिए और जो आपने उसके जॉब करने के फैक्ट बताए हैं, उन जॉब करने के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको, यदि वो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, यदि वो प्राइवेट जॉब कर रही हैं, तो प्राइवेट जॉब में भी कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़ के बाकी सब जगह से आप राइट टू इंफॉर्मेशन में सूचना प्राप्त कर सकते हैं उसके योगदान देने की, यानी उसकी नौकरी करने की, उसकी सैलरी की, उसकी टाइमिंग की। जब ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लेंगे तो इनको एविडेंस के रूप में ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप रिवीजन में प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके बच्ची के लिए जो आपका उसके लिए मेंटेनेंस फिक्स हुआ है वो आपको पे करना चाहिए। वो जो कोर्ट की डिक्री है उसके अकॉर्डिंग आप पे कर भी रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आपने गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में अगर प्रोसीडिंग की होती तो निश्चित रूप से आपको आपके बच्चे से मिलने की कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं। गार्जियनशिप वार्ड एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपको आपके बच्चे से, बच्चे की एज अगर 7 साल से कम है तो वो माँ के पास रहेंगी, लेकिन आपको उनसे मिलने की अनुमति कोर्ट से मिल सकती है। और यदि 7 साल से ऊपर है तो फिर बच्चे की कंसर्न को भी कोर्ट प्राइमा फेसाई देखती है। और निश्चित रूप से आप अगर गार्जियनशिप वार्ड एक्ट में प्रोसीडिंग करेंगे तो आपको आपके बच्चे से मिलने, उनकी देखभाल करने, जब आपको कोर्ट के ऑर्डर से मेंटेनेंस करने के लिए पेमेंट देने के डायरेक्टिव्स हैं, तो आपको बच्चे से मिलने के लिए भी डायरेक्टिव्स कोर्ट द्वारा होंगे, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म पर सही कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आपका रिवीजन है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उस रिवीजन में आपको एक्सप्लिसिटली डिसाइड कराने के लिए उसको प्रॉपरली
लगातार उसको मेंशन कराना चाहिए अपने एडवोकेट के माध्यम से, जिसको उसका शीघ्र निस्तारण हो सके। इस बीच में तो कोविड-19 का प्रभाव था, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जगह की प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो थी, लेकिन अब कुछ नॉर्मल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। अभी जैसा कि सामान्यतः निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर के बाद से फिजिकल हियरिंग भी होगी। जैसे लखनऊ हाई कोर्ट के बारे में कहा गया कि वहाँ फिजिकल हियरिंग होगी, इसी तरीके से इलाहाबाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में वहाँ भी फिजिकल अपीयरेंस होगी और फिजिकल हियरिंग होगी। तो निश्चित रूप से अब आपके लिए मुफीद समय आ गया है, आप उस रिवीजन में अपने एडवोकेट के माध्यम से अर्जेंसी शो कराते हुए मेंशन कराएं और मेंशन कराने के बाद रिवीजन को जल्दी से जल्दी डिसाइड कराएं। और उस डॉक्यूमेंट के अगर डिफेंस के साथ आप अपनी बात रखते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के समझ, तो निश्चित रूप से आपके फेवर में ऑर्डर आएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और आपको पेमेंट आपकी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए नहीं देना पड़ सकता है। ठीक है, इस बीच एक दर्शक अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कानपुर से। अजय जी अपनी बात को रखें। हेलो जी अजय जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जल्दी से। सर, हमारा 1996 में थर्ड पे कमीशन के आधार पर हमारा VRS अमाउंट जो है जोड़ा गया। इसके बाद 13 साल हो गए, हमें सैलरी दी गई, तो उसमें VRS थर्ड पे कमीशन का था। 10 साल बाद 5वां वेतन आयोग हमारे सरकारी विभाग में लगाया गया, तो क्या हमको उस चीज का एरियर मिल जाएगा जो VRS में इन्होंने हमें कम दिया है भुगतान? और उस आधार पर हमारा जो है सैलरी सन 98 से 2004 तक का वेतन दिया है, जिसका फंड भी हमारा नहीं जमा किया गया। तो फंड न जमा करने से हमारी पेंशन भी बहुत कम बनी है। तो ना हमारा VRS सही दिया गया है और ना हमारा फंड के आधार पर पेंशन दिया गया है। तो पेंशन के लिए ये कहा जा रहा है कि आपका केस जो है सिविल कोर्ट में नहीं लगेगा, न लेबर कोर्ट न हाई कोर्ट में, आपका केस उपभोक्ता फोरम में लगेगा। तो हम हर मतलब ये कहा गया था विभाग के आपको जो भुगतान दिया जाएगा वो डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टियों को, मकान, बिल्डिंग, ये सब बेचने के बाद धीरे धीरे दिया जाएगा। आज 20 साल से ऊपर हो रहे हैं, हमको कोई भी भुगतान नहीं मिला है और टाइम इतना ज्यादा हो गया है। तो हमको लोग कहते हैं कि सरकारी विभाग है, आपको 20 साल हो गए, अब हमें कैसे रिलीफ मिल सकती है? हम बहुत परेशान हैं। हम लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है अजय जी, जवाब सुने। अजय जी, आपका प्रश्न, उसका उत्तर आपको बताना चाहता हूं। जो 5th पे कमीशन है, 5th पे कमीशन के लाइट में आपको कोई बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए और निश्चित रूप से आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट से बेनिफिट मिल सकता है आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपकी पेंशन है वो पेंशन यदि आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है, यानी उस पेंशन में आपको लगता है कि आपकी ग्रीवांसेज हैं और आपको इस पेंशन के अमाउंट के अलावा भी इंक्रीज करते हुए पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये आपके डिपार्टमेंट द्वारा आपको सही सलाह दी गई है कि आपको उसके लिए कंज्यूमर फोरम में परिवार प्रस्तुत करना चाहिए और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पेंशन के रिलीफ प्राप्त होगा। तो आपको दोनों रिलीफ के लिए 2 फोरम पे अलग अलग कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों फोरम पर अलग अलग कार्रवाई आपकी पोषणीय है, चल सकती है। वीरेंद्र देहरादून से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। वीरेंद्र जी अपनी बात को रखें। वीरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीरेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो शायद वीरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं वकील के हाथ में, आप साफ तौर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो चला है। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश वकील आपका में। और इस बीच हमारे साथ वीना, एक दर्शक लखनऊ से, राजधानी से जुड़ी हुई। वीना जी, अपनी बात रखें। जी, वकील साहब से बात करना है हमको। जी पूछिए सवाल अपना। हेलो, हाँ पूछिए अपना सवाल। गांव में मेरे पति के नाम जमीन है, 3 भाई हैं, तो इनका नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन जहाँ ये सर्विस करते हैं वहाँ इनका नाम गड़बड़। जहाँ पढ़ाई कर रहे थे कानपुर से, तो इनके फूफा पढ़ा रहे थे, तो इनके फूफा ही अपना नाम लिखवा दिए थे, तो उसी नाम से चला। तो क्या मेरे गांव की जमीन गड़बड़ हो सकती है क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो बचपन से नाम होता है, उसके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में भी वही नाम अंकित होता है, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र में भी वही नाम अंकित होता है, और आगे जहाँ तक वो शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ तक वही नाम चलता है। तो ऐसी स्थिति में यदि नाम में कोई अंतर है या उनके वल्दियत में कोई अंतर है, यानी पिता का जो नाम होता है वो पिता का नाम भी कहीं अंतर है, तो निश्चित रूप से इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति का, आपके कथनानुसार जिस व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में, यानी आपके एग्रीकल्चर लैंड में सहस्वामी के रूप में दर्ज है और वल्दियत भी सही है, तो वहाँ पर उनको राइट मिलेंगे। लेकिन आपने जैसा कि बताया, कानपुर में शिक्षा प्राप्त करते हुए उनकी वल्दियत में किसी और का नाम, यानी उनके परिवार के किसी अन्य का नाम दर्ज हुआ, तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट को सामान्य तरीके से रिमूव नहीं किया सकता है। धीरेन्द्र जी, तो उम्मीद है आप, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है यूपी सरकार की। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को लखनऊ लेके चलते हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है लखनऊ। लगभग 40,650 कंटेनमेंट एरियाज रह गए हैं। विशेष स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के क्रम में आपको जैसा बताया गया है कि टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है, उतनी रखी जा रही, बल्कि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे अधिक से अधिक नागरिकों का कोविड टेस्ट हो जाए। इस समय प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में बदस्तूर चालू रहें, उसके लिए बैंकों की सहायता से MSME इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत विद्यमान इकाइयां हैं, लगभग 4,35,000 इकाइयों को 10,750 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। नई इकाइयां स्थापित करने में अधिक प्रयास किया जा रहा है, ताकि नई इकाइयां स्थापित करके इनके माध्यम से न केवल आर्थिक गतिविधि बढ़े, बल्कि इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी पैदा हों। पिछले 2 दिन में लगभग 4,000 नई इकाइयों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में अभी तक 5,80,000 नई MSME इकाइयों को 15,523 करोड़ के ऋण वितरण हो चुके हैं।
केवल मात्र इन्हीं इकाइयों से लगभग 25 लाख रोजगार के सीधे डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। जो अप्रत्यक्ष रोजगार हैं वो उससे भी अधिक इसके अवसर पैदा हुए हैं। किसानों के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और अभी तक लगभग 26 लाख टन धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 8 गुना अधिक है, जो इतने समय में इसी समय खरीदा गया था। और ये प्रयास किया जा रहा है किसानों का 72 घंटे के अंतर्गत उनको उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय स्वयं रुचि ले रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है कि ये प्रत्येक जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। इस काम में यदि कहीं पर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं या उनकी मिलीभगत है किसी स्तर पर, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के उनके निर्देश भी हैं। इस क्रम में लगभग 12 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं धान क्रय प्रभारियों के खिलाफ और 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। लगातार इस पे नज़र रखी जा रही है। जहां कहीं भी इस प्रकार का प्रकरण सामने आता है, सरकार उसमें तत्काल कार्रवाई करती है और ये सुनिश्चित करा रही है कि किसानों को धान क्रय में न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य प्रदान किया जाए। वर्तमान में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी की प्रदर्शनी एक लगाई गई है उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के परिसर में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। खादी जो है वो हमारी खुद की देश के अंदर ही बनाई गई है, यहाँ प्रदेश के अंदर बनाई गई है और हमारे कई कारीगर उनकी जीविका इस पे निर्भर है। ऑर्गेनिक है, ये स्थानीय उत्पादों से बनाई गई है। इसको सबको हमको बढ़ावा देना चाहिए और ये प्रदर्शनी हमने वहाँ पे लगाई है जो कि पिछले कई सालों से जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने खादी पर वैल्यू एडिशन किया है, खादी पर चिकन का काम किया है, खादी पर जरी जरदोजी का काम किया है, खादी के कपड़े पर अलीगढ़ का पैच वर्क है, वो भी स्थानीय कारीगरों के द्वारा किया गया है। आके आप देखें, वहाँ बिक्री के लिए भी उपलब्ध है, आप उसको खरीदें भी। इसके अलावा इस त्यौहार में मिट्टी के बने हुए दिए, मिट्टी की बनी हुई गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, ये भी सभी को मिलें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा विशेष रूप से एक रूपता लाने के लिए सांचे बनाकर कारीगरों को दिए गए हैं और नवंबर के पहले सप्ताह से ये इन सभी कारीगरों की भी एक प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई जाएगी ताकि लखनऊ में और अन्य जनपदों में भी जो हमारे स्थानीय माटी के उत्पाद हैं, माटी कला के उत्पाद हैं, वो त्योहारों पर समय से उपलब्ध हो सकें और उनकी भी जीविका को हम आगे बढ़ाएं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज संकल्प दिया है, जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं और इसी क्रम में खादी और माटी कला बोर्ड द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी सरकार के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे, जहां पर माटी कला और हस्तकला को किस तरह से बढ़ावा देने पर जोर की बात वो साफ तौर पे कह रहे थे। चलिए हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वकील आपका में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वकील साहब, इस बीच एक सवाल ये भी है कि बड़ी बड़ी टाउनशिप हम देख रहे हैं चल रही है हर जगह पर और बड़े बड़े और ख़ूबसूरत चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन उसको लेकर एक आम आदमी इंस्टॉलमेंट भरता रहता है कई सालों बाद। उसके बाद जब उसका लेने का वक्त आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ कुछ बना नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है, खेत खलियान नज़र आते हैं। उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, उस बिल्डर के खिलाफ किस तरह का एक्शन वो ले सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले लोगों को इस तरह से जब कार्रवाई होती थी तो बहुत नुकसान होते थे, यानी जो परचेजर होता था उसको भी लॉसेज होते थे और जो प्रोमोटर बिल्डर होते थे उनको भी लॉसेज होते थे। रेरा के आने के बाद आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई इस एक्ट में स्पेसिफिक है कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का जैसे ही स्टार्टिंग होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा रेरा में बिल्डर और प्रोमोटर को। यहाँ पर एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन मैं बताना इसलिए चाहता हूँ
कि लोगों को मालूम हो कि वास्तविकता में रेरा के अंतर्गत कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में हैं वो प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत आते हैं। जिन प्रोजेक्ट का रेरा के आने के पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था वो रेरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। या 500 स्क्वायर मीटर से कम के एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट किसी के द्वारा बनाया गया है तो वो भी रेरा के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार 8 यूनिट यानी 8 यूनिट या उससे कम का कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाया गया है, 6 फ्लैट बनाए गए हैं, 7 फ्लैट बनाए गए हैं, तो वो भी रेरा की परिधि में नहीं आते हैं। लेकिन इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स बिल्डर या प्रमोटर द्वारा बनाए जाते हैं वो सारे रेरा की परिधि में आते हैं। और रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर है बिल्डर की तरफ से परचेजर को, उसको रजिस्ट्रेशन कराते समय एक फॉर्मेट के रूप में बिल्डर को डिपार्टमेंट में जमा करना होता है, अथॉरिटी के समक्ष देना होता है। साथ ही साथ उसको लैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके बाद अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले बिल्डर क्या करते थे, पैसा 10 लोगों से कलेक्ट करके प्रोजेक्ट चालू करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में उस पैसे का इन्वॉल्वमेंट कर देते थे या अदर लैंड को परचेज कर लेते थे। उससे समय अनुसार जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए वो नहीं हो पाता था और उसमें ब्रेकर्स लग जाते थे। रेरा के आने के बाद जो प्रोविजंस हैं इसमें, उसमें कहा गया कि जो भी बिल्डर है यानी प्रोमोटर है और जो परचेजर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के लाइट में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन होगा बैंक में। उस अकाउंट में जो भी कलेक्शन किया गया अमाउंट है बिल्डर द्वारा उसको वहां पर डिपॉजिट करना होगा और डिपॉजिट करने के बाद वो मैक्सिमम 70% अमाउंट को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए। और जो वो पैसा है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में वो नहीं लगा सकते हैं या ना ही उस पैसे का ट्रांसफर किसी अन्य लैंड को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। और वो 70% मनी विड्रॉ करने के भी अपने रूल्स हैं। उनको अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। उस कंप्लीट करने में जो उनको सर्टिफिकेट उनके इंजीनियर्स के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा मिलेंगे उनको प्रॉपरली रेरा अथॉरिटी के समक्ष में डिपॉजिट करना होगा। और जब वहाँ पर वो उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे उसके बाद उनको परमिशन मिलेगी कि आप इतना % विड्रॉ कर सकते हैं, फिर इतने % विड्रॉ कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसका जो हैंडओवर होगा, प्रॉपर्टी का हैंडओवर होगा, वो भी एक सर्टेन ड्यूरेशन में होगा। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक लंबे समय तक परचेजर को इंतजार करना पड़ेगा। एक निश्चित समय के अंतर्गत एक जो हैंडओवर का प्रोसेस है वो करना होगा। और उस प्रोसेस को करने से पहले जो भी लायबिलिटीज हैं, चाहे टैक्स की लायबिलिटीज हों, चाहे अदर कोई गवर्नमेंट लायबिलिटीज हों, उन सबको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर ऑब्लिक बिल्डर की होगी। और जब हैंडओवर टेक ओवर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उस समय जो परचेजर है वो अपने पोजिशनरी राइट में आ जाएगा। और पोजिशनरी राइट में आने के बाद फिर एक सोसाइटी को वो फॉर्म करेगा। यानी जो फ्लैट क्रय करने वाले लोग हैं वो एक रेजिडेंशियल सोसाइटी को फॉर्म करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस सोसाइटी को ये अधिकार होगा कि उस प्रोजेक्ट का वो मेंटेनेंस, उस प्रोजेक्ट के वो टैक्सेस की अदायगी या उस प्रोजेक्ट में जो भी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं उनका मेंटेनेंस कैसे करें। तो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक, पोजीशन हैंडओवर करने तक बिल्डर के राइट होते हैं इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के। और इसके बाद जो परचेजर हैं उनकी बनी हुई सोसाइटी जो लीगल सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होगी उसको राइट मिलेगा कि वो आगे के मेंटेनेंस करें। तो अब यहाँ पर किसी गैप को नहीं रखा जा सकता है, ना ही बिल्डर कोई गैप रख सकता है और किसी बात को छिपा सकता है और ना ही परचेजर अपने अधिकार को पाने से वंचित रह सकता है। यहाँ पर परचेजर को और भी राइट देते हुए कहा गया कि आप बिल्डर से जिस समय परचेज करने जा रहे हैं आप उनके सारे जो मैप हैं, अप्रूव मैप, उनको भी देख सकते हैं। उसमें बिल्डिंग का प्लान, उसमें स्ट्रक्चरल प्लान, उसमें सीवरेज का प्लान, उसमें जो लैंडस्केपिंग और इन सब का प्लान, या उसमें जो उसकी बाउंड्री वॉल्स हैं उसका प्लान, सारे प्लान को देखने का राइट दे दिए गए हैं परचेजर को। सारे प्लान्स को देखने के बाद, सारी एनओसीज को चेक करने के बाद ये परचेजर को राइट है
कि उस बिल्डिंग में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए फ्लैट और बिल्डिंग का जो पार्ट है उसे परचेज करें। यहाँ पर यदि बिल्डर की तरफ से कोई अनियमितता की जाती है या समयानुसार प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जाता है तो उसे पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके प्रोविजंस हैं। अथॉरिटी के समक्ष यदि परचेजर ने कंप्लेंट की है, अभी एग्जांपल के तौर पर हम बताना चाहेंगे, कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी की योजना है यूपी सीडा की जी। उसमें जो लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो प्रोजेक्ट समयानुसार आगे नहीं बढ़ पाया। लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेंट दर्ज करने पर लोगों को जो पैसा था कंप्लेंट दर्ज होने के पहले जिन्होंने अपने विड्रॉल के लिए प्रोसेस किया, उनको जो उनका अमाउंट जमा था उसमें से 12 और 15% अमाउंट डिडक्ट करके उनके प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न किया जाता रहा। लेकिन अभी जो रेरा में कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट होने के बाद जो डायरेक्टिव्स हुए उसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जिस समय से उस पैसे को डिपार्टमेंट ने लिया है उस समय से अब तक का इंटरेस्ट लगा के पूरा पैसा इन्वेस्टर्स को यानी परचेजर को अदा करने के डायरेक्टिव्स हो गए हैं और डिपार्टमेंट इसको फुलफिल भी कर रहा है। अभी जो मीटिंग हुई यूपी सीडा की उस मीटिंग में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया और उस बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ विद इंटरेस्ट जिसको भी रिटर्न लेना उसको दिया जाएगा और इसका डेवलपमेंट अब जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में लागू होता है। जो भी बिल्डर और प्रोमोटर्स हैं वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू एक्ट निभाएंगे। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एक्ट में प्रोविजंस है उसमें अब ब्रोकर भी इस तरह के किसी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड ना हो। और साथ ही साथ ब्रोकर्स को भी अपने आप को रेरा में रजिस्टर्ड कराना होगा और रजिस्टर्ड कराने के साथ जो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है उसका जो वेब पेज है उस वेब पेज में बिल्डर को ये मेंशन करना होगा कि ये मेरे आर्किटेक्ट हैं, ये मेरे फाइनेंसर हैं, ये मेरे ब्रोकर हैं जिनके माध्यम से सेल करेंगे, ये मेरी कंपनी के डिटेल हैं। सारा कुछ वेब पेज में उनको मेंशन करना होगा और उसमें ब्रोकर का भी स्पेसिफिक नेम होगा। अभी पहले क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे उनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। रजिस्ट्रेशन ना होने पे सेलर और परचेजर बहुत जगह पर आपस में बात करके ब्रोकर के राइट को भी कर्टेल कर लेते थे। उनके अपने जो सर्टेन अमाउंट के पेमेंट्स हैं उनको नहीं मिल पाते थे। तो इस पीड़ा का भी निदान हो गया। इस एक्ट में तीनों लोगों को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी के माध्यम से रेगुलेट करने के प्रोसेस बनाए गए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले रियल एस्टेट में कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, यानी कोई भी रेगुलेशंस नहीं थे। इसी वजह से जो रियल एस्टेट है वो सभी लोगों ने देखा कि पिछले कुछ सालों में एकदम से उनका ग्राफ नीचे गिरता चला गया, क्योंकि जब परचेजर इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट बिकेगा कैसे। इन सब बातों को ध्यान में रखते ही रेरा को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके पहले अगर हम देखते हैं तो शेयर ब्रोकिंग में या स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकिंग में आप देखिए वहां पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहां पर सेबी रेगुलेट करती है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को। किसी भी कंप्लेंट को सेबी द्वारा रेगुलराइज भी कराया जाता है और रेगुलेट भी किया जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसी कोई अथॉरिटी, ऐसे कोई भी रूल्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे जिससे परचेजर के राइट को सिक्योर किया जा सके। लेकिन अब रेरा के आने के बाद जो परचेजर है उसके जो राइट हैं उन राइट को एक सपोर्ट मिला है, उन राइट को एक लीगल सपोर्ट मिलते हुए उनका कोई अहित ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और जो भी प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उनको यदि कोई भी परचेजर परचेज करता है तो उसको कहीं भी कोई क्षति या नुकसान होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। तो साफ तौर पे आपने समझा कि जो रेरा है उसके क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि कंप्लेन करनी हो तो रेरा का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रॉपर्टी खासकर जब आप लेने जा रहे हो तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, जो बखूबी वकील साहब ने आपको बताया। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मतलब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया